कुछ जवाब तो दे। पता नहीं, पर मुझे लगता है कि तू तारा को पसंद करने लगा है। ऋषभ ने गहरी सांस ली। अब क्या जवाब दूँ? तुम लोगों के सवाल ही ऐसे बचकाना है। अगर मैं तारा से कुछ वक्त हंसकर बोल लिया तो इसका मतलब मैं उसे चाहने लगा। ये तो वही बात कह रहे हो तुम कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। देव, लेकिन ऋषभ, तुम्हें बिना वजह इस बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। सच सिर्फ इतना है कि तारा मेरी दोस्त है। ना मैं तारा को पसंद करता हूँ और ना ही तारा मुझे। तारा सिर्फ और सिर्फ कबीर को प्यार करती है। मंजीत, हाँ, तारा का तो हमें पता है, लेकिन तेरा समझ नहीं आता कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। ऋषभ, देखो, फिलहाल तो मेरा ध्यान उस ओर है ही नहीं। जब कभी कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो खुद पहले से आकर तुम्हें बता दूंगा, पर तब तक तुम अपने यह दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। चलता हूँ, कुछ काम है। तुम लोग कैंट पहुँचो। कहते हुए ऋषभ वहाँ से नाराजगी से चला गया। मंजीत, क्या देव, खामखा नाराज कर दिया? देव चुपचाप खड़ा हुआ ऋषभ को जाते देख रहा था। दोपहर को देव ऋषभ के कमरे में आया तो देखा कि वह किसी काम में लग रहा था। देव थोड़ा आगे बढ़कर बोला, तू नाराज है मुझसे? ऋषभ देव की ओर देखा। और नहीं तो क्या, तू बात ही ऐसी करता है। देव, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। वैसे तू ही तो कहता है कि सभी को अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तू और मैं तो बढ़ रहे हैं, पर तारा अभी भी वहीं खड़ी हुई है। क्या उसका हक नहीं बनता आगे बढ़ने का? ऋषभ, मैं समझता हूँ, लेकिन ये गलत है। तेरा आगे बढ़ना बनता था क्योंकि मौली तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन तारा किसके साथ आगे बढ़ेगी? उसका तो कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। देव, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तारा की शादी हो जाए और ज़्यादा अच्छा होगा कि तुझसे हो जाए, क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ऋषभ, तेरी बात सही है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात तारा की शादी की, तो तू पहले उसे तो मना ले शादी के लिए, तब ढूंढना लड़का। देव, यही तो परेशानी है कि तारा शादी के लिए मानती ही नहीं। बहुत बार कोशिश की है, पर वह जिद पर अड़ चुकी है। इसलिए मैंने अब कहना छोड़ दिया है। ऋषभ, तो फिर उसे उसके हाल पर छोड़ दे। तेरी शादी तेरे प्यार से हो रही है, लेकिन अगर उसकी शादी तुम किसी ऐसे इंसान से कर दोगे जिससे वो प्यार ही नहीं करती, तो ना तो वह खुश रहेगी और ना ही उसका पति। एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद करने से अच्छा है कि तारा अकेली ही खुश रहे। देव, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? ऋषभ, जितना मैं समझता हूँ उससे तो यही पता चलता है कि तारा कबीर से बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी से भी शादी करने के लिए मानेगी। तो अपनी तसल्ली के लिए एक बार कोशिश करके देख सकते हो, और अगर मान जाती है तो कोई अच्छा सा लड़का देख लेना, पर मैं इस मामले में बीच में नहीं पड़ूंगा। देव, तू अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा? ऋषभ, इस काम में नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग भी अपने दिमाग से ये बात निकाल लो। ऋषभ अब किसी काम से कमरे से बाहर निकल गया। देव सोच में डूब गया। क्या मुझे सच में उसके हाल पर उसे छोड़ देना चाहिए या फिर एक बार और कोशिश करनी चाहिए? उधर तारा और रोहन कमरे में बैठे हुए थे। तारा ने उसे कैंट की सारी बातें बताईं। रोहन, आपने तो बदला ले लिया भाई से। तारा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो तो है। वह अब सोच में डूब गई। रोहन, क्या हुआ? तारा, दरअसल उसके गुस्से के चक्कर में भूल गई कि उसने मुझ पर गुस्सा क्यों किया। रोहन, क्यों का क्या मतलब है आपका? तारा, वैसे तो दोस्तों के साथ मुस्कुराता हुआ मस्ती कर रहा था। फिर जब वह अकेले में अपने गम में डूबा हुआ तो मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने बस उसे थोड़ा तंग कर दिया। अब गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा। हर वक्त देव मंजित उसके साथ रहते हैं, तो उसे कभी मौका ही नहीं मिलता अपने दर्द को बाहर निकालने का। रोहन, तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। तारा, तब मैं गुस्से में थी तो कुछ याद ही नहीं रहा। चलो, अभी जब आएगा तो मैं उसे समझा लूँगी। वैसे भी दोस्तों में तो झगड़ा चलता ही रहता है। रोहन मुस्कुराकर बोला, सही कहा भाभी, दोस्तों में तो झगड़े होते ही रहते हैं, और जब दोस्त आपके और ऋषभ भाई जैसे हों तो झगड़ा तो बहुत ही मामूली बात है। तारा ने रोहन का कान पकड़कर खींचा। सब समझ रही हूँ बदमाश। चलो अभी तुम आराम करो, मैं भी सो जाती हूँ। तारा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। वह कबीर को याद कर मुस्कुराने लगी। अगर इस वक्त तुम यहाँ होते तो कितना मजा आता। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि ऋषभ तुमसे भी लड़ता और अलग अलग तरीकों से तुम्हें तंग करता, लेकिन फिर तुम्हें इसे अच्छे से सबक सिखाना होता। कबीर की यादों में खोई हुई तारा कुछ ही देर में सो गई। माँ कमरे से बाहर खड़ी उसे देख रही थी। पता नहीं है लड़की क्यों आगे नहीं बढ़ जाती।
कब तक कबीर की यादों के सहारे जिएगी। तभी पीछे से रोहन आया। सच कहूँ माँ तो मुझे नहीं लगता। दोनों माँ बेटे अब थोड़ा आगे बढ़ चले। राधा माँ, मुझे तो इसकी भविष्य की चिंता होती है कि इसका क्या होगा। शादी की बात करो तो हंगामा खड़ा कर देती है, इसलिए कहने में भी डर लगता है। रोहन, तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। क्या पता आज नहीं तो कल तारा भाभी अपना फैसला बदल दें। माँ, हाँ, अब तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। मंजीत देव के कमरे में आया। तेरी बात हुई क्या ऋषभ से? देव, हाँ हुई थी। मंजीत, क्या कहा उसने? अभी भी नाराज है क्या? देव, वह तो कह रहा है कि ऐसे मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती सही नहीं। वह हमारा साथ नहीं देगा इस मैटर में, और कह रहा था कि हम भी ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे तारा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मंजीत परेशान सा बोला, सही में यार बहुत कन्फ्यूज़न है। कभी कभी लगता है कि तारा को आगे बढ़ना चाहिए, तो कभी कभी लगता है कि उसका फैसला सही है, हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। देव, तू चुप हो जा, अभी मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। यह सोच कि अगर कबीर यहाँ होता तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता। मंजीत यह सुनकर मुस्कुरा दिया। तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि वह खुद ही तारा से शादी कर लेता। देव, हाँ यह बात भी सही है। दोनों अपने काम के लिए अब कमरे से बाहर निकल गए। शाम को दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकले तो सामने ऋषभ को ग्राउंड में एक लड़की से बातें करते देखा। मंजीत, ये किससे बातें कर रहा है? देव, होगी कोई दोस्त। मंजीत, लेकिन हमें तो नहीं बताया, और ना ही यह बताया कि इसकी दोस्त इससे मिलने आने वाली है। देव, हो सकता है अचानक आ गई हो। मंजीत, या हो सकता है कि यह ऋषभ को छुपा रहा हो। देख तो दोनों कैसे मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं। देव, लड़की भी अच्छी लग रही है। चल देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ऋषभ का ध्यान जब तक उन पर जाता तब तक दोनों उसके पास आ पहुंचे। ऋषभ एक बार को तो हैरान रह गया कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। फिर मुस्कुराकर बोला, इनसे मिलो स्वरा, यह दोनों मेरे दोस्त हैं, मंजीत और देव। मंजीत ने अब देव के कान में धीरे से कहा, नाम भी अच्छा है। देव, आप ऋषभ को कब से जानती हैं? देखने में तो लग रहा है काफ़ी टाइम से आप लोगों में दोस्ती है। स्वरा मुस्कुराकर, हम दोनों तो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मंजीत, अच्छा आपकी शादी हो गई? स्वरा, जी नहीं। मंजीत अब देव की तरफ देख मुस्कुरा दिया। ऋषभ ने शक की निगाहों से उन दोनों दोस्तों को देखा। उसे खुद को ऐसे देखते पाकर दोनों दोस्त मुस्कुराने लगे। ऋषभ, फिर कभी मिलते हैं स्वरा, अभी मुझे जाना होगा। देव, तो तू चला जा, हम तो यहीं हैं, थोड़ी देर हम भी स्वरा से बात कर लेते हैं, अगर इन्हें कोई परेशानी ना हो तो। स्वरा मुस्कुराकर, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंजीत खुश हो गया, तो फिर ठीक है। ऋषभ ने अब देव को एक और आने का इशारा किया और उसे थोड़ी दूर ले जाकर धीरे से बोला, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के दिमाग में? तुम इतने क्यों तड़प रहे हो स्वरा से बात करने को? देव, अरे अच्छी लड़की लगी है बस, वैसे भी तेरी तो दोस्त ही है ना। या कहते हुए देव मुस्कुरा उठा। ऋषभ अब हंस पड़ा, अच्छा अगर तेरी शादी हो रही है तो तू अब मेरे पीछे पड़ जाएगा क्या? पहले तारा को मेरे पल्ले से बांधना चाहा और अब स्वरा को बांध रहा है। भाई अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे। देव, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आखिर लड़की में कमी क्या है? ऋषभ, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देव, तो इंटरेस्ट जगाया भी तो जा सकता है। ऋषभ, अगर दिमाग से शादी का फितूर उतरेगा तो बताऊंगा ना, दरअसल हम लोगों के बीच कुछ नहीं हो सकता। देव चौंका, क्यों कुछ नहीं हो सकता? ऋषभ ने अपना सिर पीट लिया, अब एक गधे, वह मेरे दोस्त की मंगेतर है, अभी 4 दिन पहले ही सगाई हुई है, इस शहर में किसी काम से आई थी तो मुझसे मिलने आ गई। देव, लेकिन इसने तो कहा इसकी शादी नहीं हुई है। ऋषभ, तो क्या गलत कहा? इसकी शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है। अब क्या मैं जिस लड़की से बात करूंगा तो तुम उन सब से जाकर मेरी शादी की बात करोगे? देव झेप गया, सॉरी यार, गलत नंबर लग गया। मैं तो सोच रहा था कि अगर तारा से तुझे शादी नहीं करनी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ लेते हैं। मैंने तो कहा था मंजीत से। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि एक जोरदार आवाज़ ने उनका ध्यान उस ओर खींचा। दोनों ने देखा कि स्वरा गुस्से से खड़ी लाल पीली हो रही थी और मंजीत अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा उसे देख रहा था। स्वरा अब ऋषभ की तरफ आई, ये कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरी तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है
और जब मैंने इसे बताया कि मेरी सगाई हो चुकी है तो कहता है कि अपने मंगेतर से सगाई तोड़ दूं और तुमसे शादी कर लूं। ऋषभ और देव अब कभी मंजीत को तो कभी एक दूसरे को देखते। स्वरा, मैं अभी जाकर इसकी सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन करती हूँ। यह सुनते ही तीनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋषभ जल्दी से स्वरा के पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अरे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यह तो बस तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था और तुम समझ ही नहीं पाई। बेचारे को थप्पड़ भी मार दिया। स्वरा अब चौंकी, ये मजाक था? ऋषभ, और नहीं तो क्या। दरअसल हमारा मंजीत बहुत मजाकिया स्वभाव का है, हर वक्त किसी न किसी से मजाक करता रहता है। तुम बिना वजह ही नाराज हो गई। स्वरा ने मंजीत की तरफ देखा। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपका मजाक नहीं समझ पाई और गुस्से में हाथ उठा दिया। मंजीत अब उदास सा बोला, कोई बात नहीं। स्वरा, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? मंजीत, और कोई रास्ता भी है क्या? देव ने बात को संभाला। इसका मतलब यह है कि आप ऋषभ के दोस्त हैं ना, तो इट्स ओके। स्वरा वहां से चली गई थी। ऋषभ देव ने गुस्से से मंजीत को देखा। मंजीत, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देव, लेकिन तुझे सीधे सीधे बात करने की क्या जरूरत थी, वो भी अकेले? मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकता था? मिल गया ना प्रसाद? मंजीत, मैंने सोचा कि पता नहीं तुम दोनों कब तक आपस में बातें करते रहोगे, तो क्यों ना मैं ही सीधी बात करके मामला खत्म कर देता हूँ। ऋषभ, तू ना बैल बुद्धि है, और तू ही नहीं, ये देव भी। मुझसे बिना पूछे तुमने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। अगर स्वरा गुस्से में सच में इस मंजीत की शिकायत सीनियर से कर देती तो लेने के देने पड़ जाते। मंजीत, हाँ यार, थैंक यू, तूने बचा लिया। ऋषभ, घोंचू, जब उसने तुझे बता ही दिया था कि उसकी सगाई हो चुकी है तो भी उसके पीछे लगा रहा, कम से कम तब तो पीछे हट जाता। मंजीत, मैंने सोचा कि लड़की अच्छी है, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सगाई ही तो हुई थी, शादी थोड़ी ना हुई थी। देव, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ, सच कहूँ तो तुम दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देव और मंजीत उदास से बोले, ठीक है, सॉरी। ऋषभ, अच्छा एक बात बतानी थी, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। अब कुछ गड़बड़ नहीं करना और अपने काम पर फोकस करो, समझे? ऋषभ वहाँ से जाने लगा कि देव बोला, जल्दी आना। मंजीत, हम इंतज़ार करेंगे। ऋषभ यह सुनकर मुस्कुरा उठा, तुम्हारे पास आने के अलावा अब कोई और ऑप्शन भी है क्या मेरे पास? तीनों हंस पड़े। कुछ देर बाद ऋषभ अपने काम से निकल गया। रात को देव मौली से बातें कर रहा था। तुम तारा को क्यों नहीं समझाती कि वो आगे बढ़े? मौली, बिल्कुल नहीं, वो तो शादी का नाम सुनते ही भड़क उठती है। मैं उससे इस मामले में कोई बात नहीं करूँगी। देव, यही तो परेशानी है, यहाँ यही हाल ऋषभ का है। इससे तो रॉय सर भी कहते रहते थे, पर यह उनकी भी नहीं सुनता था। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो तारा के लिए? मौली, मैं तो यही चाहती हूँ कि तारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। देव, तो फिर मेरी मदद करो ना। मौली, पर वो कैसे करूँ? देव, कुछ सोचो या फिर एक बार कम से कम उससे बात तो कर लो। मौली, ठीक है, मैं एक बार और तारा से बात करके देखती हूँ। देव मुस्कुराकर, थैंक यू। मौली ने अगले दिन सुबह तारा को फ़ोन किया। उसने यूं ही बातों बातों में तारा से शादी का जिक्र किया तो तारा उस पर भड़क उठी, तू घूम फिर कर फिर से शादी पर आ गई ना। मौली, तो अब कब तक बैठी रहेगी? तारा यह सुनकर हंस पड़ी, ये बात तू कह रही है जिसने खुद इतने सालों तक देव का इंतज़ार किया। मौली, हाँ, क्योंकि देव के लौट आने की उम्मीद थी मुझे, पर तेरा क्या, इस प्यार से तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई मंजिल मिलनी है। तारा, ना मुझे कुछ हासिल करना है और ना ही कोई मंजिल चाहिए। कुछ रास्तों पर बस सफ़र तय किए जाते हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं होती। मेरा सफ़र भी बस ऐसा ही है। मेरे लिए कबीर की यादें ही काफ़ी हैं। मेरे लिए तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ। मौली, हाँ लेकिन तारा, तू बस अपनी शादी पर फोकस कर, समझी? मेरी तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मौली, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने देव को सब बता दिया। देव जानता था कि यह लड़की बातों से नहीं मानेगी, इसके लिए तो कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। मौली, ये क्या कह रहे हो? देव, सही कह रहा हूँ। दोनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहे। मौली ने देव को बताया कि कैसे तारा ने झूठ बोलकर उसे अपने पास बुलाया था और देव की सारी सच्चाई माँ के जरिए बताई। देव हैरान सा बोला, इसका मतलब मेरा सच तुम्हारे सामने अचानक नहीं आया था, ये तारा का प्लान था? मौली मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यह सब हमारी तारा का कमाल था। अगर वो नहीं होती तो आज हम साथ नहीं होते। देव अब गुस्से में बोला,
उसने अपना वादा तोड़ा है, धोखा दिया है मुझे। मौली यह सुनकर घबरा गई कि कहीं गुस्से में देव तारा से लड़ना बैठे। मेरी बात तो सुनो, तारा तो हमारा अच्छा ही कर। देव, ये मेरे और मेरी दोस्त के बीच का मामला है, तुम दूर रहो इससे। देव ने फ़ोन काट दिया और सोचने लगा, अब देखता हूँ तारा, तुम कैसे मुझसे बचती हो।